नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं इस वीडियो के अंदर फिर से कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो बहुत दिनों से मुझे कुछ कमेंट्स आ रहा था, कुछ केमिकल सेक्टर के बारे में चर्चा करने के लिए। मैं आज उसी के बारे में चर्चा करूँगा क्योंकि इस केमिकल कंपनीज़ के ऊपर बहुत दिनों से जो इंतज़ार का घड़ी था, वो मुझे लग रहा है अभी खत्म होने वाला है। क्योंकि जो ट्रेंडिंग देखने को मिल रहा है, वो एक ट्रेंडिंग आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखना। मेरा क्या व्यू है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो देखिए फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। देखिए ये भी एक केमिकल्स कंपनी है। तो बहुत दिनों की इंतजार करने के बाद फाइनली जो डेटा देखने को मिला, उसके अगेंस्ट में मैं बात करूँ तो फर्स्ट मुझे यहाँ पे एक ट्रेंडिंग देखने को मिले थे। एक दो तीन, तीन के तीन बाइंग कैंडल मिले, जिसका टोटल रेंज निकल के आया था 27.95% के आसपास। तो 27.95% के आसपास टोटल रेंज निकल के आ रहा था। तो मुझे चाहिए था जब इस नीचे लेवल को टच करे, मतलब क्या है, इस नीचे लेवल का मतलब है 320 रुपीज़ के आसपास। इस नीचे लेवल को टच करे तब एंटी बनेगा। तो फाइनली कब एंटी बने? जब इलेक्शन का जिस दिन रिजल्ट आया था, तो उस दिन एंटी मिला था। और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर भी गए, ऑलमोस्ट टारगेट के नजदीक गया था, फिर से करेक्शन हो गया और फाइनली वो धीरे धीरे करके टारगेट को अचीव किया। तो कितने दिन लगा इस टारगेट पाने में? एंटी पॉइंट से अगर मैं टारगेट पॉइंट देखूं तो 99 डेज, मतलब आप बोल सकते हैं 3 मंथ्स और 10 डेज। तो 10 डेज तो हुआ नहीं, 3 मंथ्स और 9 डेज। तो 3 मंथ्स और 10 डेज के अंदर अंदर कंपनी कितना रिटर्न दिया? 28% का रिटर्न दिया। तो ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। और ये तो फर्स्ट एंटी था। सेकेंड एंटी जब मुझे मिला, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से मुझे सेकेंड एंटी मिला है। वो मिला है एक पैटर्न्स के बेसिस में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शोल्डर बने, एक लंबा सा हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने। इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखिए इसके बहुत सारे नेम्स है। मैं हमेशा रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स के हिसाब से देखता हूँ। देखिए मुझे शोल्डर का क्या नाम है उसमें मतलब दिलचस्प नहीं है। मुझे सिर्फ यही चाहिए कि कंपनी इसके ऊपर कितना शानदार लेवल को ब्रेकआउट किया, जो स्ट्रेटजीज को मैं फॉलो करता हूँ। तो फाइनली देखिए उस स्ट्रेटजीज ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया था और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया था। तो मैं इंतजार किया था कि कब नीचे आएगा और रिटेस्ट करेगा तब एंटी बनेगा। फाइनली इस कैंडल ने ब्रेकआउट को कंफर्मेशन किया, सॉरी, फिर से रिटेस्ट को कंफर्मेशन किया। तो जब रिटेस्ट को कंफर्मेशन किया तब इस जगह पे फिर से एक फ्रेश एंटी बन चुके थे। अब इसका टारगेट लेके जो चल रहा हूँ मैं, वो टारगेट कहाँ तक है? वो जो टारगेट लेके चल रहा हूँ करीबन करीबन 580 रुपीज़ के आसपास। तो 580 के आसपास मेरा टारगेट है। इस टारगेट लेके चल रहा हूँ और फाइनली देखिए कंपनी धीरे धीरे क्या हुआ, इसी जगह पे कंपनी होल्ड करते रहे और धीरे धीरे करके ऊपर जाने का अभी कोशिश कर रहा है। देखिए इतने दिनों से जो कंपनी एक ही जगह पे होल्ड कर रहा था, उस चीज़ों को देखेंगे तो वॉल्यूम एकदम वीक था। मतलब वॉल्यूम हो ही ना रहा, मतलब वॉल्यूम एकदम ना के बराबर था। फिर भी जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इस वॉल्यूम को जब ब्रेकआउट किए तो शानदार तरीके से वॉल्यूम हुआ। मतलब यहाँ से कंपनी ट्रेंडिंग करना शुरू कर सकते हैं। अगर यहाँ से ट्रेंडिंग होना शुरू हो जाए तो सोचना जल्द से जल्द आपको इस जगह पे जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो देखिए मैं इतने दिनों से कंपनी के ऊपर इंतजार कर रहा हूँ। तो एंटी पॉइंट से अगर मैं करंट लेवल तक देखूँ तो सिर्फ 200 दिन हो चुके हैं और मुझे यहाँ पे कोई भी खास रिटर्न अभी तक नहीं मिला। तो मुझे लगता है इस कंपनी 1 साल लगा सकते हैं इस टारगेट पाने में। अगर 1 साल लगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 48% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। तो यही होते हैं आपका पेशेंस। देखिए कोई कंपनी आपको 1 हफ्ते में प्रॉफ़िट दे सकता है, कोई कंपनी 1 मंथ में, कोई कंपनी 6 मंथ में, कोई किसी भी कंपनी आपको 1 साल के बाद भी टारगेट अचीव करा सकते हैं। तो आपको देखना है कि आपने जिस कंपनी के ऊपर काम करने का ठान लिया है, जिस कंपनी के ऊपर रिसर्च किया है, उस कंपनी के कितना दम है। अगर मैंने इस कंपनी को दम के बारे में बात करूँ, मतलब मैंने इस कंपनी को क्यों डिसीजन किया पॉजिटिव लेने के लिए, उसके पीछे रीज़न है कंपनी का फाइनेंशियल। केमिकल सेक्टर का पहले से हालत खराब है, फिर भी इसका फाइनेंशियल देखिए रेवेन्यूज बहुत स्ट्रांग है और प्रॉफिट भी बहुत स्ट्रांग है। जहाँ पे एक बाकी केमिकल सेक्टर का अगर रेवेन्यूज प्रॉफिट देखे तो उतना खास देखने को नहीं मिला। और यही एक चैलेंजिंग सिचुएशन में भी कंपनी खुद को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। यही कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा। तो बाकी आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे एक बार कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। फाइनली अभी मुझे लग रहा है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस तरीके से रीबाउंड किया है, वो अभी आगे बढ़ने का पोटेंशियल है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के ऊपर सेम टू सेम यहाँ पे भी शोल्डर कम हेड कम शोल्डर पैटर्न बना था
और फाइनली देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी कौन कौन सा जगह पे हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस जगह पे हुआ। तो जब रिटेस्ट किया तब इस जगह पे क्या बना, इसका फ्रेश एंटी बने। तो देखिए फ्रेश एंटी बनने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके यहाँ पे हायर हाई बनते बनते आगे बढ़ रहा है। तो छोटा सा एक टारगेट है, ज़्यादा बड़ा टारगेट तो है नहीं, क्योंकि मुझे एंट्री पॉइंट से अगर टारगेट लेवल तक देखूँ तो ओवरऑल 15% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो इतना इतना आसानी से तो वो टारगेट नहीं देने वाला है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कोई बात नहीं। जब पूरा सेक्टर में इतना प्रेशराइज है उसके बाद भी कोई कंपनी आपको अच्छी तरीके से एक व्यू दिख रहा है, तो सोचना कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा मोमेंटम तो आने का चांसेस रहेगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है एसआरएफ। तो बेसिकली एसआरएफ के बारे में एक बात मैं जरूर कहूँगा कि जो लोग एसआरएफ के ऊपर पॉजिटिव है, जो लोग एसआरएफ के ऊपर पॉजिटिव है, मतलब क्या है, एसआरएफ के ऊपर पॉजिटिव है मतलब है इतने दिनों से एसआरएफ में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा। अगर मैं चार्ट को एक बार आपके साथ शेयर करूँ तो आपको खुद पता चलेगा। देखिए एसआरएफ के ऊपर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हुआ, बहुत सारे। देखिए शोल्डर बने, फिर से एक शोल्डर बने, एक बड़ा सा हेड बने, उसके बाद देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, तो बार बार वो शोल्डर बनाते ही चले जा रहे हैं। कंपनी फाइनली ब्रेक कर ही नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लेवल को वो टच कर कर चुके हैं 2625 के आसपास, ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लेवल है। इस लेवल को इतना आसानी से वो ब्रेक नहीं कर पाएंगे। अगर ब्रेक कर भी लिए तो वो ऊपर जाने में थोड़ा सा होल्ड करेगा, क्योंकि देखिए आज नहीं, 2021 से लेकर कंपनी एक ही जगह पे ट्रेड कर रहे हैं, एक ही जगह पे, इतनी दिनों से एक ही जगह पे वो ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, इसके बीच में बहुत सारे मैंने एंट्री लिया और कहाँ पे मैंने एग्जिट किया, अगर मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है। तो इसके बीच में बहुत सारे ट्रेड तो बन चुके हैं, मगर कंपनी जो लाइफ टाइम हाई है इसका, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। क्यों ब्रेक नहीं कर पा रहा है? क्योंकि कंपनी के ऊपर आ, खुद की कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पूरा का पूरा सेक्टर में प्रॉब्लम है। पूरा का पूरा सेक्टर में जो इकोनॉमिकली जो सेल्स डाउन है, मतलब कंपनी का प्रोडक्ट का जो डिमांड डाउन है, तो यही चलते हैं कंपनी के ऊपर प्रेशराइज है। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे। ये सर अब क्या, अगर मैं फाइनेंशियल डिटेल्स दिखा दूँ तो आपको खुद पता चलेगा कि देख सकते हैं रेवेन्यूज लगातार बढ़ते चले गए। पहले रेवेन्यूज इतना ज़्यादा नहीं था, देखिए लगातार गिरता हुआ था, अभी मतलब गिरता हुआ देखने को मिला था, अभी धीरे धीरे करके उसको रिकवरी कर रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए, बीच में किस तरीके से करेक्शन हो गया था, 359 से सीधा सीधा 253 तक आ चुके थे, 100 करोड़ का प्रॉफिट डाउन हो गया था। फिर से देखिए कंपनी रिकवरी तो किया, अभी फिलहाल के लिए क्या है, फिर से करेक्शन हो गया। मतलब कंपनी के ऊपर जो प्रेशराइज है वो कंटिन्यू हो रहा है, प्रेशराइज जो है वो अभी तक लगे पड़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से कंपनी का सिचुएशन बने, उस सिचुएशन यही बता रहा है कि कंपनी के अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो क्या फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी को छोड़ दूंगा? ऐसे बिल्कुल नहीं। जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, फाइनली जब 2620 लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट करने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन करेगा, तो मैं इसके ऊपर जरूर कंटिन्यू करूंगा। क्योंकि देखिए खुद ही देख लीजिए, कंपनी इसके ऊपर देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। मतलब जो स्ट्रांगली जो लेवल बना है, इस लेवल को एक बार ध्यान से आप देखेंगे तो बार बार इस लेवल को टच किया। देखिए यहाँ पे भी टच किए, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किए, तो बार बार वो टच किया मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इस डेटा के हिसाब से थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कोई फ्रेश इस कंपनी के ऊपर एंट्री लेने के लिए। तो मुझे थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं, आपके कौन सा स्ट्रैटेजीज है जिसके बेसिस पे आप काम कर रहे हैं, एक बार मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इंदो मतलब कॉट्सपेन लिमिटेड। तो इंदो कॉट्सपेन लिमिटेड एक 30 करोड़ का कंपनी है। लोगों के मन में यही क्वेश्चन होते हैं कि सर 30 करोड़ का कंपनी के ऊपर क्या काम करना चाहिए? अगर मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर करूं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्की कंपनी होते हैं। क्योंकि एक मतलब माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, एक नैनो कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो नैनो कैप माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर अपडेट मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा कमेंट्स किया जाता है कि किसी भी कंपनी के ऊपर बोनस एंड स्प्लिट का अगर अपडेट आए तो एक बार जरूर शेयर करना। तो क्या फाइनली इस कंपनी के ऊपर कुछ अपडेट है? हाँ देखिए, 10 तारीख को कंपनी सितंबर में बोनस दिया था। फिर से कंपनी बता रहा है कि अपकमिंग टाइम्स में फिर से एक बार बोनस वो देने वाले हैं। तो बार बार इस तरीके से छोटे कंपनी के ऊपर बोनस क्यों दिया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। कि देखिए इस कंपनी के अगर मैं इन्वेस्टर को देखूं तो देखिए प्रोमोटर के पास और पब्लिक के पास ही होल्डिंग्स है, बीच में कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है।
तो पब्लिक को अगर खुश नहीं किया गया तो वो माल बेचकर भाग जाएगा, तो उसके इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा इस कंपनी के ऊपर। तो पब्लिक को खुश करने के लिए वो बोनस देते हैं, स्प्लिट देते हैं, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट इसीलिए वो बार-बार इश्यू करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।